नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चांगलांग जिले के मियाओ पुलिस स्टेशन के नए भवन का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने तिब्बतन हैंडीक्राफ्ट सेंटर में कार्यरत महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे कारपेट और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के बारे में भी ली जानकारी। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की हाल ही में आयोजित LDC जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट सहित विभिन्न पदों के लिए हुई परीक्षा के परिणामों को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे दुष्प्रचार को सिरे से नकारते हुए बोर्ड के अंडर सेक्रेटरी ने कहा, स्किल टेस्ट के लिए प्रोविजनल शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों की सूची की गई जारी। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि देश के 18 राज्यों में नए कोरोना वायरस वेरिएंट के 771 मामले सामने। नीति आयोग के स्वास्थ्य विशेषज्ञ VK पॉल ने कहा, देश में कोविड टीकाकरण के लिए वैक्सीन की कमी नहीं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज चांगलांग जिले के मियाओ का दौरा किया। श्री खांडू ने आज मियाओ पुलिस स्टेशन के नए भवन का उद्घाटन करते हुए पुलिस कर्मियों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ईमानदारी के साथ काम करने को कहा। मुख्यमंत्री ने तिब्बतन हैंडीक्राफ्ट सेंटर में कार्यरत महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे कारपेट और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के बारे में जानकारी ली। श्री खांडू ने आज सुबह जयरामपुर में आला अधिकारियों के साथ फिट इंडिया दौड़ में हिस्सा लिया। इधर कल चांगलांग में मुख्यमंत्री ने चांगलांग और नामतोक पुलिस स्टेशन के नए भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले में 21 पुलिस स्टेशन को रिनोवेट किया गया है और नए पुलिस स्टेशन केंद्रों की स्थापना की गई है। श्री खांडू ने कहा कि राज्य सरकार इन तीनों जिलों में टूरिस्ट सर्किट की स्थापना के प्रस्ताव की जल्द मंजूरी के लिए कानून और व्यवस्था के अलावा बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा कर रही है। वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग और शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने आज ईस्ट सियांग जिले के मबो क्षेत्र का दौरा किया। श्री नातुंग ने बोरगुली हायर सेकेंडरी स्कूल के परिसर में छात्रावास, जल आपूर्ति व्यवस्था और वार्डन के लिए आवास का उद्घाटन किया, जबकि शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक लोम्बो तायंग, कालिंग मोयोंग, जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में पर्यावरण मंत्री ने राज्य के लोगों से जैविक संतुलन और भावी पीढ़ी के लिए वन्य जीवों के संरक्षण की अपील की। एजुकेटिंग एजेंसी, वाटर रिसोर्स, जितने भी कॉलेज, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, सभी को हमने ये भेजा है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़िए और हमें फीडबैक दीजिए। लेकिन अब तक हमें बहुत सारे लोगों की हमने ऑनरेबल 60 MLAs को भी हमने ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की किताब भेजा है, ताकि पढ़ के हमें सुझाव दे हमारे अरुणाचल में क्या इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हम लागू करें या उसमें और कुछ प्रावधान लगाएं और इसमें क्या क्या हम और कर सकते हैं। इसके लिए हमने सरकार ने टास्क फोर्स बनाया है। अपने अरुणाचल की जितने भी उच्चतर शिक्षा विभाग हो या स्कूल एजुकेशन की जितना भी एकेडमिशियन है, सबको इस टास्क फोर्स में लगाया है, दिया है। इनकी जब रिपोर्ट आएगा, ये रिपोर्ट हमको मार्च तक सौंपने के कहा गया, तो मार्च तक सौंपेंगे, फिर हम अप्रैल मई में सरकार कैबिनेट में लेके जाएंगे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करेंगे। ये जो अभी जो बच्चा हुए आने वाला जो पीढ़ी है, उनको ऐसा एक दिन ऐसा आएगा कि बेटा हॉर्न बिल ऐसे था, हरिण ऐसे था, स्पैरो ऐसे था, ब्लैकबोर्ड में दिखाना पड़ेगा, हकीकत को दिखने को नहीं मिलता। इसलिए अभी भी हमारा राइट समय है, अभी तक इतना बिगड़ा नहीं है, अभी भी हम मिल के अपना प्रदेश का वाइल्ड लाइफ को हम मिलकर बचा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की हाल ही में आयोजित LDC जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, स्टॉकमैन, रिकॉर्ड कीपर और कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा के परिणामों को लेकर कथित रूप से सोशल मीडिया पर चल रहे दुष्प्रचार को सिरे से नकारते हुए बोर्ड के अंडर सेक्रेटरी मुदो तामो ने कहा कि यह अंतिम परिणाम नहीं है। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा स्किल टेस्ट के लिए प्रोविजनल शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। पहला पॉइंट हम ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो आज कल शाम को इवनिंग को जो हमने एक शॉर्टलिस्ट निकाला है रोल नंबर्स के साथ,
वो एक प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट है फॉर अपियरिंग इन स्किल टेस्ट, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो काफ़ी लोगों का डाउट है जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि ये फाइनल रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये एक प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट है। जहाँ तक लोगों का सवाल है और डाउट्स है कि एक रोल नंबर मल्टीपल जगह मल्टीपल पोस्ट में कैसा अपियर हो रहा है, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा इनिशियल एडवर्टाइजमेंट था उसमें 3 कैटेगरी के एप्लीकेंट्स थे। एक जो एलडीसी के लिए ही अप्लाई किया, एक जो जेएसए के लिए अप्लाई किया, और तीसरा जिसने एलडीसी में भी और जेएसए में दोनों में अप्लाई किया। अब उसके बाद सब्सिक्वेंटली 20 दिसंबर 2019 को हमारे ऑफिस से एक एडेंडम गया जिसमें ये कहा गया कि ये 3 कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं दे आर डीम्ड एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड स्टॉकमैन। सो ये हमारा एडेंडम है डेटेड 20 दिसंबर 2019। तो अब जो एग्ज़ाम हुआ हमारा वो 21 मार्च 2021 को हुआ, लास्ट संडे, और ये एक सिंगल एग्ज़ाम था। तो अब जैसा लोग पूछ रहे हैं, असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान आज समाप्त हो गया। इस चरण में 47 सीटों पर मतदान होगा और 81 लाख मतदाता 269 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया। इधर असम में दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। दूसरे चरण में 39 विधानसभा सीटों के लिए 1 अप्रैल को और तीसरे चरण में 40 विधानसभा सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होगा। अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद तापिर गाव ने रक्षा मंत्रालय से आग्रह किया है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अपर सुबनसिरी सेक्टर में भारतीय जीत के हीरो 2nd जम्मू कश्मीर राइफल्स के हवलदार शेर थापा को मरणोपरांत गैलेंट्री अवार्ड दिया जाए। लोकसभा में कल प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि 18 नवंबर 1962 में शेर थापा ने चीन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। 1962 लड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 3 सेक्टर में लड़ा गया था। एक तवांग सेक्टर, एक सुबनसिरी सेक्टर, एक वालोंग सेक्टर। सुबनसिरी सेक्टर में हिंदुस्तान का आर्मी चाइनीज आर्मी को 1962 में 18 नवंबर को हराया था। इसका हीरो था हवलदार शेर थापा। अकेला इन्होंने एक सिपाही 2nd जम्मू एंड कश्मीर राइफल का आर्मी था, अकेला 155 चाइनीज आर्मी को इंजर किया और 17 आर्मी था, अकेला 155 चाइनीज आर्मी को इंजर किया। देश में अब तक 5,41,45,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 23,62,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। कल कोविड के 53,476 नए मामले सामने आए और 26,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। पिछले 24 घंटे में कोविड से 251 लोगों की मौत हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड का 1 रोगी स्वस्थ होने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1 रह गई है। कल कोविड जांच के लिए 251 सैंपल एकत्र किए गए। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि देश के 18 राज्यों में नए कोरोना वायरस वेरिएंट के 771 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 736 यूके वेरिएंट, 34 साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और 1 ब्राजीलियन वेरिएंट शामिल है। कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि नहीं है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न उस समय 3 WHO और ग्लोबल कम्युनिटी ने आइडेंटिफाई किए, जिसमें यूके वेरिएंट एक था, दूसरा था साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और तीसरा था जापान और ब्राजीलियन वेरिएंट। इन तीनों वेरिएंट को किसी न किसी रूप में ट्रांसमिशन से लिंक किया गया है और इसके एविडेंस है कि इससे थोड़ा सा ट्रांसमिशन पोटेंशियल बढ़ता है। और इस ट्रांसमिशन पोटेंशियल को नापने के लिए ये देखा गया क्या ये वेरिएंट हमारे देश में उपलब्ध है, आ चुका है या किसी इंटरनेशनल ट्रैवलर के माध्यम से आ रहा है। तो इसी के फलस्वरूप जो इंटरनेशनल ट्रैवलर जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री यूके या किसी ऐसे कंट्री से लिंक्ड थी, उन सबका RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पर किया गया। जो लोग पॉजिटिव पाए गए उन सबको का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इन 10 लैब्स से लिंक करके उनको भेजा गया।
तो ये हमारे 18 राज्य हैं जिनमें कि हमें ये वेरिएंट मिला है, और इन 18 राज्यों में मैं आपके सामने लाना चाहूंगा 771 हमारे वेरिएंट्स पाए गए। कुल हमने जो है 10,787 सैंपल्स जीनोम सीक्वेंस किए, जो कि पिछले रूप के 3 गुना से ज्यादा हमने स्केल अप किया जीनोमिक म्यूटेशन, जो कंसोर्शियम बनने के पहले। केंद्र सरकार 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए 1 अप्रैल से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। 1 जनवरी 1977 से पहले जन्मे सभी लोग ये टीका लगवा सकते हैं, चाहे उन्हें कोई अन्य बीमारी हो या न हो। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराकर टीकाकरण का समय लिया जा सकता है। टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण कराकर उसी दिन टीका लगवाया जा सकता है। कोविन प्लेटफॉर्म में दूसरे चरण का टीका 29वें दिन लगाने की स्थिति स्वतः निर्धारित हो जाने की फीचर में संशोधन किया गया है। अब टीका लगवाने वालों को दूसरे चरण का कोविशील्ड लगाने की तिथि अपनी सुविधा अनुसार 4 से 8 सप्ताह के भीतर निर्धारित करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। टीका लगवाने के बाद पात्र व्यक्ति टीकाकरण प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी या डिजिटल कॉपी लेने का अनुरोध कर सकता है। इधर नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि देश भर में कोविड टीकाकरण के लिए वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। The program that has been brought forth to you, इसके बारे में चर्चा होती रहती है। जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, इस स्पीड से आगे बढ़ते हुए वैक्सीन में कोई भी कमी नहीं। हम वी हैव एनफ वैक्सीन। हम इसका लेखा जोखा हर रोज करते हैं। स्टेट के साथ हमारी सीमलेस कनेक्शन है, और किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में, किसी भी जगह पे जहां वैक्सीन का कार्यक्रम होना है, चाहे प्राइवेट में या सरकारी, वहां तक हमारी सप्लाई एश्योर्ड है, एफिशिएंट है और सेटिस्फैक्टरी है। ये मैं आपको कहना चाहूंगा। सो देयर इज नो inadequacy of vaccine supplies. This should be mentioned very clearly. उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कल नामसाई में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के सदस्यों के साथ बैठक कर पूर्वोत्तर राज्यों में मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट में आ रही चुनौतियों और उससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। उप मुख्यमंत्री ने किसानों से स्थानीय कृषि एवं बागवानी उत्पादों को देश के अन्य राज्यों में लोकप्रिय बनाने पर जोर दिया। उन्होंने किसानों से केंद्र और राज्य सरकार के कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र की योजनाओं का लाभ उठाकर उत्पादन को बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने पर बल दिया। उप मुख्यमंत्री ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार जैविक कृषि उत्पादों के सर्टिफिकेशन से जुड़ी प्रक्रिया और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट हेतु अगले 2 वर्ष को ध्यान में रखकर अतिरिक्त फंड मुहैया कराएगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल के पास लामडिंग में अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा कचरे से ऊर्जा पैदा करने वाले प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, इनोवेटिव इको केयर प्राइवेट लिमिटेड और थर्मोटेक सिस्टम लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ठोस कचरा प्रबंधन के साथ ही इससे ऊर्जा उत्पादन पर जोर दे रही है। ईस्ट सियांग जिले के मबो सब डिवीजन के अपर प्राइमरी स्कूल सिलुक में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विभाग की सहायता से करीब 25 लाख रुपए की लागत से बने क्लासरूम सह मल्टीपर्पज हॉल का स्थानीय विधायक लोम्बो तायेंग ने कल उद्घाटन किया। विद्यालय परिसर में ही बने आंगनबाड़ी और ECCE केंद्र का उद्घाटन जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने किया। इस अवसर पर विधायक लोम्बो तायेंग ने कहा कि कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का परिवेश मुहैया कराने के लिए प्राथमिक विद्यालय के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र होना जरूरी है। अपने संबोधन में जिला उपायुक्त ने सिलुक को देश का स्वच्छ गांव बनाने के लिए स्थानीय लोगों की योगदान की सराहना करते हुए इसे देश का सबसे स्वच्छ गांव बनाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने को कहा। साबरमती के संत महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को अहिंसा को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सिखाया। दांडी मार्च उस राजनीतिक प्रयोग का एक अहम पड़ाव था जिसमें गांधी जी प्रत्येक सोमवार को मौन व्रत रखते थे, जो बाद में काफी लोकप्रिय हुआ। पेश एक रिपोर्ट। हर सोमवार महात्मा गांधी मौन व्रत रखते थे। रविवार यानी 23 मार्च को समनी पहुंचकर गांधी जी ने 24 मार्च को मौन व्रत रखा।
इतिहासकार मानते हैं कि आंदोलन, भीड़ या कहें कि जनता की आवाज सुनने वाले महात्मा गांधी एक दिन का मौन व्रत रख अपनी ताकत और अंतरात्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करते थे। गांधी जी के पास तो अनेक लोग आते थे जाते थे, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि इसे हर दिन बोलने से शक्ति। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।